स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सभी लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि क्या आज मार्केट महंगी है या सस्ती, क्या मुझे आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए या राइट टाइम का वेट करना चाहिए, मुझे किस स्टॉक में या फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं उसका फायदा मुझे कैसे उठाना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप सब लोग अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, क्योंकि जिस भी दिन, जिस भी साल या जिस भी डिकेड में अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि आज मार्केट में क्या करना चाहिए, तो यह वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली 50 साल बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमें क्यों लगता है कि यह नियरली सर्टन हो गया है कि यूएसए की इकोनॉमी में रिसेशन या एटलीस्ट एक स्लोडाउन आने वाला है, जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी को भी कुछ हद तक तो स्लोडाउन फेस करना ही पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में जब ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है या कभी कभी जब बहुत पॉजिटिव न्यूज भी आ जाती है, तो हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और उसके लिए हम वॉरेन बफेट, जिनको मैं विदाउट अ डाउट गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग समझता हूं, उनके कुछ कोट्स को समझेंगे। तो इन्वेस्टिंग की दुनिया का लेसन नंबर 1, जिसको समझे बिना आप कभी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते, और आप सब लोग ये लेसन नंबर 1 एक्चुअली जानते भी हैं, पर पता नहीं क्यों मान नहीं पाते। और ये लेसन नंबर 1 सिखाने के लिए वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है कि स्टॉक मार्केट कल, अगले महीने या अगले साल कहां जाने वाली है। अब यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आपको बड़े आराम से बता देते हैं कि उनके पास कोई स्टडी है जिससे वो गेस कर पाते हैं कि कल मार्केट कहां जाएगी। और ये कल यानी एक दिन तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। कई लोग तो ये भी बता देते हैं कि अगले 1 घंटे में मार्केट कहां जाने वाली है। और उनको छोड़िए, आप सब भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज रीडर्स, इन्वेस्टर्स को दिन भर इसी आस में सुनते रहते हैं कि शायद आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहां जाने वाली है। तो आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि जब वॉरेन बफेट सर बोल रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है, तो ये लोग रोज आपको क्यों बताते हैं कि मार्केट कहां जाने वाली है। आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि रोज चैनल पे कोई न्यूज तो देनी ही है और सोशल मीडिया पे हर दिन कोई नई वीडियो तो डालनी ही है। पर जिस दिन आपको यह पूरा भरोसा हो जाए कि कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहां जाने वाली है, तो आप इन्वेस्टिंग की दुनिया का पहला रूल फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा डालो जो आपको एटलीस्ट अगले 5 साल नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रन में मार्केट्स बहुत अनसर्टन हो सकती हैं। अब मैंने ये 5 इयर्स का पीरियड ही क्यों बोला, क्योंकि वॉरेन बफेट सर कई बार बोलते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में हमेशा यही एज्यूम करके कुछ बाय करते हैं कि अगले दिन मार्केट बंद हो जाएगी और फिर 5 साल बाद ही खुलेगी। तो वॉरेन बफेट सर को पढ़ के मुझे 2 बातें बहुत जल्दी समझ आ गई थी। एक, कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कहीं से भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज के तूफान आ सकते हैं, और दूसरी कि मुझे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता ना करके ऐसे ग्रेट बिजनेसेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन तूफानों से गुजर के आगे निकल जाएंगे। पर मुझे यह समझ नहीं आता था कि वो स्टॉक्स में ढूंढूं कैसे, और कैसे मान जाऊं कि मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स आने वाले स्टॉक मार्केट के तूफानों में डूबेंगे नहीं। तो जिन इन्वेस्टर्स को कंपनीज को इवैल्यूएट करना नहीं आता, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता, उन इन्वेस्टर्स को उन्होंने ये बात अपने लेटर्स टू शेयर होल्डर्स में ये लिखकर समझाई। वॉरेन बफेट सर ने कहा कि 1900 से 1999 के एंड तक अमेरिका ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी, 1929 ग्रेट डिप्रेशन देखा, 1918 में कोविड जैसा फ्लू एपिडेमिक देखा, बहुत हाई ऑयल प्राइसेस देखे और नियरली 12 रिसेशंस देखे। पर इसके बावजूद यूएसए की स्टॉक मार्केट में जो डाउ इंडेक्स है वो 1900 में 66 पॉइंट से 1999 के एंड तक 11,497 पॉइंट्स पे पहुंच गया।
और इसको अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो इसका मतलब है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं भी आता था तो स्टॉक मार्केट में क्या खरीदें, कैसे इन्वेस्ट करें, इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की जरूरत नहीं है। आपको बस इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाना है और इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाने का सबसे आसान और सही तरीका है जो लास्ट में 12-13 साल से पूरे हिंदुस्तान को ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस करके बता रहा हूं कि आप सेंसेक्स, निफ्टी या उसके जैसे इंडेक्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दें, जिसके लिए आप सेंसेक्स, निफ्टी जैसे इंडेक्स फंड्स खरीद सकते हैं। और आप लोगों की मदद से हम कंट्री में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। 2010 में जब मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, तब निफ्टी खरीदने का शायद इंडिया में सिर्फ एक तरीका आता था जिसका नाम था निफ्टी 20 और उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट शायद 1000 करोड़ भी नहीं थे। लोगों ने मुझे बहुत बोला कि इंडिया में इंडेक्स इन्वेस्टिंग पॉपुलर हो ही नहीं सकती, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स कभी इंडेक्स फंड बेचेंगे ही नहीं, म्यूचुअल फंड हाउसेस कभी इनको प्रमोट करेंगे ही नहीं। पर हम 12 साल लगे रहे और आज इंडिया में शायद ही कोई म्यूचुअल फंड हाउस हो जिसके पास इंडेक्स फंड अवेलेबल नहीं है। 1000-2000 करोड़ से कम एसेट अंडर मैनेजमेंट से आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा इंडिया ने इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, उस टाइम के जो बीएसएफ डायरेक्टर जनरल के शर्मा सर थे, उनके अंडर हमने पूरे बीएसएफ में 2.5 लाख जवान और ऑफिसर्स को इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है उसके लिए एक लंबा कैंपेन रन किया। और आज आर्मी, एयरफोर्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी हम ये नॉलेज स्प्रेड करते ही जा रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने भी 2015 से डिसाइड किया कि वो सेंसेक्स और निफ्टी फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और आज सेक्शन 80C टैक्स सेविंग फंड यानी ईएलएसएस में भी निफ्टी इंडेक्स फंड के ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। तो जो लोग हमारे साथ इंडेक्स फंड के रास्ते में चल चुके हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिखें ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और हम इस कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया में पॉपुलराइज कर पाए। और जो लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को ज्यादा नहीं समझते उनके लिए 1 मिनट में मैं समराइज कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप जब निफ्टी इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। जो कंपनीज उनमें से खराब करेंगी उनका वेटेज अपने आप इंडेक्स में कम होता जाता है और ज्यादा खराब करें तो उनको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो कंपनीज इंडेक्स में नहीं हैं और अगर वो अच्छा कर रही हैं तो जब वो ज्यादा अच्छा करेंगी तो उनको इंडेक्स में ऐड कर दिया जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जिनको हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उनके लिए मैं बता दूं कि 1979 में सेंसेक्स जिसकी बेस वैल्यू 100 पे सेट की गई थी वो आज 42-43 इयर्स बाद 60,000 पे पहुंच गई है, यानी सेंसेक्स 600 गुना बढ़ गया है। और ये 600 टाइम्स रिटर्न हर हिंदुस्तानी का, हर इंडियन का जन्म सिद्ध अधिकार था। और इन 42-43 इयर्स में इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस, हर्षद मेहता स्कैम, कारगिल वॉर, डिमोनेटाइजेशन, यूएस हाउसिंग क्राइसिस, इंडियन बैंकिंग क्राइसिस, कोविड का लॉकडाउन, ये सब कुछ हुआ पर इंडेक्स 100 से 60,000 पे पहुंच गया। पर कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब इंडेक्स में आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यह वॉरेन बफेट की टीचिंग्स का एकदम गलत इंटरप्रिटेशन है। और जो लोग ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझ जाते हैं उनको मैं वॉरेन बफेट सर के लेसन नंबर 2 पे ले जाता हूं ताकि वो समझ सकें कि मार्केट्स चीप कब होती हैं और एक्सपेंसिव कब होती हैं। और लेसन नंबर 2 वॉरेन बफेट सर के इस कोट में छिपा है। वो बोलते हैं, I will tell you how to become rich in the stock market. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. तो यहां वो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी जब मार्केट्स बहुत बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव लग रहा होता है, बहुत लोग पैसा कमा चुके होते हैं, तो सब स्टॉक मार्केट की अच्छी पास परफॉर्मेंस को देख के और ग्रीडी हो जाते हैं और बहुत पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे मार्केट बहुत महंगी हो जाती है।
तब आपको फियरफुल यानी मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरना चाहिए। और जब इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए, सबको लगे अब फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है या बहुत खराब है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता, मार्केट में फियर होता है, मार्केट्स गिर जाती हैं, तब आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। पर इस कोट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह पता कैसे लगे कि मार्केट में कब फियर है और कब मार्केट ग्रीडी हो गई है, यानी सस्ती कब है और महंगी कब है। तो पिछले कुछ डिकेड्स में मैंने अपने लिए यह पता करने के बहुत सारे तरीके बनाए और मार्च 2020 में जब निफ्टी 8000 पे था, मार्केट्स में बहुत फियर था, तो मैंने इस वीडियो में कुछ तरीके समझाए भी और बताया कि क्यों मार्केट में जान लगाने का टाइम आ गया है। और आज निफ्टी 8000 से 17-18,000 पे आ गई है। याद रखिए, हम तब ये नहीं बता सकते थे कि मार्केट और कितना गिरेगी, कब बढ़ेगी, मतलब टाइम नहीं कर सकते थे, पर हम यह बता सकते थे और बता रहे थे कि मार्केट बहुत सस्ती हो गई है। और क्योंकि हम टाइम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने 5 इयर्स का होराइजन ले लिया। तो यह वीडियो जरूर देखिए, आज भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर अगर मुझे किसी नो नथिंग इन्वेस्टर को बताना हो कि वो कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट महंगी और सस्ती कब है, तो मैं जनरली उनको मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो यूज करने के लिए बोल देता हूं, क्योंकि वॉरेन बफेट सर इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। और जो लोग हमारा 4 आवर्स का फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम देख चुके हैं, उन्होंने ये सुना भी होगा। मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक्स लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, मतलब पूरी स्टॉक मार्केट की वैल्यू। और जीडीपी यानी फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी सारी कंपनीज और लोग मिलके जितना सामान प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, उसकी वैल्यू। तो पहले समझिए कि हम वॉरेन बफेट फॉलोअर्स क्यों मानते हैं कि लंबे समय में स्टॉक मार्केट उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी जीडीपी बढ़ती है। अब जीडीपी बढ़ने का मतलब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर वो लंबे समय तक ज्यादा प्रोड्यूस कर पाई तो वो ज्यादा बेच पाएंगी और प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। और प्रॉफिट बढ़ा तो लॉन्ग रन में स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। मतलब जब जब जीडीपी बढ़ेगी तो मार्केट कैप यानी स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी बढ़ेगी। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनकी जो रेशियो है, यानी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी की रेशियो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से अराउंड 1 होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी स्टॉक्स ज्यादा ही बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों को फ्यूचर बहुत पॉजिटिव लग रहा होता है, तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू एज अ होल जीडीपी से आगे निकल जाती है और यह रेशियो 1.4-1.5 हो जाती है या उससे भी ज्यादा। तब आपको यह समझना चाहिए कि मार्केट्स थोड़ी महंगी हो गई हैं, जीडीपी से बहुत आगे निकल गई हैं और मार्केट को या तो गिरना पड़ेगा या जीडीपी के बढ़ने का इंतजार करना पड़ेगा। और कभी कभी मार्केट फियर में ज्यादा ही गिर जाती हैं, तो यह रेशियो हो जाती है 0.5, मतलब स्टॉक मार्केट की वैल्यू जीडीपी से बहुत कम हो जाती है। तब आप कुछ हद तक बोल सकते हैं कि मार्केट्स चीप हो गई हैं। 24 मार्च 2020 में जब हमने यह वीडियो बनाई थी और बोला था कि मार्केट में जान लगाने का टाइम आ गया है, तब बहुत और सारी चीजों के साथ हमने यह भी बोला था कि मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो 0.5 हो गई है। अब आज मार्केट कैप बाय जीडीपी कितनी चल रही है और उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, यह इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पर अगर आपको यह सब बहुत कंफ्यूजिंग लगे और डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट लगे, तो वॉरेन बफेट सर आपके लिए इन्वेस्टिंग को और आसान कर देते हैं, क्योंकि ये सब बातें पता होना एकदम अलग बात है और इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अलग। क्योंकि जब इकोनॉमी की हालत बहुत खराब चल रही हो, न्यूज़ बहुत नेगेटिव आ रही हो, तब स्टॉक मार्केट में जान लगा देना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए जो इमोशनल कंट्रोल और बिहेवियरल चेंज लाना पड़ता है, उसके लिए शायद सालों तक वॉरेन बफेट की टीचिंग्स को पढ़ना या सुनना पड़ता है। इसीलिए वॉरेन बफेट नो नथिंग इन्वेस्टर्स को जो ये सब इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उनको एक लाइन में समझा देते हैं कि वो कैसे इन्वेस्ट करें। वो कहते हैं कि बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड, अ नो नथिंग इन्वेस्टर कैन एक्चुअली डू बेटर देन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। तो पीरियोडिकली इन्वेस्ट करने से उनका मतलब है कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, मतलब हर महीने एक अमाउंट फिक्स कर दें
और इन्वेस्ट करते ही जाएं, ताकि आपसे वन टाइम मार्केट के टॉप पे इन्वेस्ट करने की कोई गलती ना हो जाए। और लंबे समय तक अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं, कभी टॉप पे भी और कभी बॉटम पे भी, तो अपने आप आपका बाइंग प्राइस हाई प्राइसेस और लो प्राइसेस का एक एवरेज आ जाएगा। और अगर आप निफ्टी को एवरेज प्राइस पे खरीद लेते हैं तो आपको मार्केट रिटर्न कमाने से, जिसको हम हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं, उसे पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर वॉरेन बफेट सर आपको यह भी बता देते हैं कि एसआईपी कहां करनी है, इंडेक्स फंड में करनी है। जैसे आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या निफ्टी 500 जैसे फंड में भी कर सकते हैं। निफ्टी 500 में टॉप 50 कंपनीज के बजाय टॉप 500 कंपनीज आ जाएंगी। पर निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करने के अभी इंडिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, पर मेरे हिसाब से 1-2 साल में शायद बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे। और वॉरेन बफेट सर ये भी बोलते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करें तो आपका रिटर्न कोई मामूली रिटर्न नहीं होगा। इनफैक्ट आप बहुत सारे पढ़े लिखे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से भी बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे, और उसका डेटा मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। तो आप वैल्यू रिसर्च जैसी किसी साइट पे अगर जाते हैं और वहां इंडिया का सबसे पुराना निफ्टी में इन्वेस्ट करने का फंड जिसका नाम निफ्टी 20 है, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, याद रखिए निफ्टी 20 बस निफ्टी 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करेगा। तो यहां दिखता कि निफ्टी 20 की परफॉर्मेंस बाकी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी वो म्यूचुअल फंड्स जो उसकी कैटेगरी में आते हैं, उनके हिसाब से निफ्टी 20 की परफॉर्मेंस कैसी थी। लास्ट 1 ईयर में इस कैटेगरी में 124 फंड्स थे, और अगर आपने निफ्टी खरीदा होता तो आपका इन सारे फंड्स में रैंक आ जाता 32nd, यानी आप 92 पढ़े लिखे फंड मैनेजर्स को पीछे छोड़ देते। परसेंटेज में 74% फंड से आप बेटर करते। और लास्ट 3 ईयर से अगर आप निफ्टी होल्ड कर रहे हैं तो 102 फंड्स में आपका रैंक है 16th, मतलब नियरली 86 फंड्स को आपने पीछे छोड़ दिया है। 5 ईयर्स में 83 फंड्स में से 12th रैंक होता, और 10 ईयर्स में 56 फंड्स में आपका रैंक होता 16th। और याद रखिए 10 साल में शायद ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ फंड्स खराब करने के वजह से बंद हो गए होंगे या दूसरे फंड्स के साथ मर्ज हो गए होंगे। जो 56 फंड्स बिजनेस करने लायक बचे हैं उनमें भी आपका रैंक 16th है। अब सोचिए कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को बीट करना कितना सिंपल है, पर हम सब इतनी सिंपल सी चीज को भी क्यों नहीं कर पाते, वो वॉरेन बफेट सर ने अपने इस कोट में समझा दिया है। वो बोलते हैं that there is a idiotic human characteristic that likes to make easy things difficult। अब आप इस इजी सी चीज को कैसे डिफिकल्ट करते हैं वो समझिए। आप बोलते हैं चलो 10 साल में निफ्टी का रैंक 16th है, अच्छा है, पर ये पहले 15 कौन से वाले फंड हैं, मैं उनको ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर कई लोग पास परफॉर्मेंस देख के बेस्ट फंड्स ढूंढ लेते हैं, जबकि फंड के डॉक्यूमेंट पे लिखा भी है कि पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, पर आप वो बेस्ट फंड्स खरीदते हैं। और कई बार आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि वो फंड्स शायद आपका ही वेट कर रहे थे, क्योंकि आपके खरीदते ही उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और जब आप इनसे निकल के दूसरे फंड में जाने की कोशिश करेंगे तो अगर कोई गेन हुआ भी है उस पे भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यानी स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर एक दिन आपका कोई दोस्त आपके घर आएगा, एजेंट या कोई एडवाइजर, और वो बोलेगा कि देखो मेरे फंड्स या मेरे स्टॉक निफ्टी से कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम कहां इंडेक्स में फंसे हुए हो। और उसका हायर रिटर्न देख के आपके सीने में जो दर्द होता है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस दर्द का वर्णन प्रभु वॉरेन बफेट ने अपनी गीता में भी किया हुआ है। वो कहते हैं कि जब आपका कोई दोस्त जिसकी आईक्यू आपसे 20-30 पॉइंट कम हो और वो आपसे ज्यादा कमा रहा हो, तो आप जिस दुख का अनुभव करते हैं उससे बड़ा दुख पूरे संसार में कोई नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां हम देखते रहें कि कौन आगे निकल रहा है और कौन पीछे रह गया है। यह मैराथन है। अगर आप अपनी राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते रहेंगे तो जो लोग आज आपसे आगे निकल रहे हैं वो आपको आगे ट्रैक पे गिरे हुए मिलेंगे।
पर जब भी कोई आपको ये बोले कि उनका रिटर्न आपके रिटर्न से ज्यादा है, तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए ये फोर्ब्स का आर्टिकल उनको दिखा दीजिए, दैट एनी मंकी कैन बीट द मार्केट्स। ये आर्टिकल कहता है दैट इट ऑल स्टार्टेड इन 1973, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बर्टन मेल्केल ने अपनी बुक में कहा कि अगर एक बंदर भी यानी मंकी भी आंख बंद करके कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में स्टॉक्स के लिस्ट पे ऐसे ही हाथ रख के स्टॉक सिलेक्ट करे तो वो भी एक्सपर्ट्स जितना अच्छा कर सकता है। लोगों ने बोला ये बोलने के लिए ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, मंकी से पोर्टफोलियो बनवाया गया और जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि मेल्केल वॉज रॉन्ग, वो गलत बोल रहे थे। मंकीज के पोर्टफोलियो ने एक्सपर्ट्स जैसा नहीं, उनसे भी बेटर कर दिया था। तो अब आप क्या उन मंकीज को अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे रहे हैं? वैसे ही अगर कोई इंडेक्स को बीट कर रहा है तो इतने सारे फंड्स में कोई ना कोई तो इंडेक्स को बीट करेगा ही। यह बाद में पता करना इजी होता है कि किसने बीट किया। आज बताना कि कौन बीट करने वाला है यह उतना ही मुश्किल है जितना यह बताना कि कौन सा मंकी एक्सपर्ट्स को बीट करने वाला है। तो अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि चलो ये तो समझ आ गया कि एसआईपी के फॉर्म में महीने के महीने इन्वेस्ट करना है और निफ्टी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना है, पर ये एसआईपी भी मुझे तब चालू करनी चाहिए ना जब मार्केट थोड़ी नीचे आ जाए। तो जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मार्केट जब गिरेगी तब इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, तो पीटर लिंच सर का ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट याद रखिए कि मोर मनी इज लॉस्ट इन द एंटिसिपेशन ऑफ द फॉल देन द फॉल इटसेल्फ। यानी क्योंकि आप फॉल का वेट ही करते रह जाते हैं, इन्वेस्ट ही नहीं करते, तो जो पैसा लॉन्ग टर्म में मार्केट में इन्वेस्टेड रह के बन सकता था वो आप कभी बना ही नहीं पाते। याद रखिए मार्केट के फॉल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इतना नुकसान नहीं होता जितना मार्केट से बाहर रह के बेस्ट टाइम का वेट करने में नुकसान हो जाता है। क्योंकि अधिकतर जब मार्केट गिरती भी है तब इतनी नेगेटिव न्यूज आ जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको क्यों वेट नहीं करना चाहिए उसका डेटा शेयर करने से पहले इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि निफ्टी कितना रिटर्न देता है। और मेरा पहला आंसर है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट के बॉटम से रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा और अगर आप टॉप से चेक करेंगे तो वहां पे रिटर्न आपको कम दिखेगा। अब हम क्यों बोलते हैं कि हम 15% रिटर्न लॉन्ग टर्म में अज्यूम करते हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। पर क्योंकि इंडिया में निफ्टी में इन्वेस्ट करने का तरीका सबसे पहले आया था 2002 जनवरी में, तो मैं वहीं से डेटा देख रहा हूं। 30 जनवरी 2002 में निफ्टी की वैल्यू थी 1067 और आज ये अदानी वगैरह की न्यूज के बाद मार्केट थोड़ी गिर जाने के बाद चल रही है करीब 17,600। तो अगर मैं इन लास्ट 24 इयर्स का एनुअल रिटर्न निकालूं तो वो आएगा 14.3%। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं देता क्योंकि निफ्टी की जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं और वो इस निफ्टी के डेटा में ऐड नहीं हुआ। इसकी बेटर पिक्चर देखने का तरीका है कि आप निफ्टी टीआरआई का इंडेक्स का रिटर्न देखें, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें जो डिविडेंड है वो भी ऐड कर दिया गया है। तो निफ्टी टीआरआई इंडेक्स की वैल्यू थी 30 जनवरी 2002 में 1159 और आज 21 साल बाद चल रही है करीब 25,600। तो एक्चुअल रिटर्न इसका है 15.9%। पर याद रखिए जब मार्केट गिरेगी तो यह रिटर्न बहुत गिर भी जाता है और मार्केट जब बढ़ती है तो यह 15% से ज्यादा भी दिख जाता है। अब यह डेटा देखिए कि क्यों एसआईपी स्टार्ट करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एसआईपी चालू की होती मार्केट के पीक पे से जनवरी 2008 में जब निफ्टी 6,000 पे चल रही थी, आज से 15 साल पहले, और उसके बाद मार्केट 50% गिरी भी है, तो भी आपकी एसआईपी का एनुअल रिटर्न होता, यह वैल्यू रिसर्च की साइट दिखा रही है, 12.46%। और अगर आप जनवरी 2009 में एसआईपी स्टार्ट करते जब मार्केट 6,000 से गिर के 3,000 से भी नीचे आ गई थी, तो लास्ट 14 इयर्स में आपकी एसआईपी का रिटर्न होता 12.58%। यानी पीक से स्टार्ट करते या बॉटम से स्टार्ट करते, रिटर्न नियरली सेम ही होता। और अगर ये रिटर्न आपको कम लगे
तो याद रखिए निफ्टी का रिटर्न जीडीपी के साथ बढ़ता है और कोविड के वजह से लास्ट 1.5-2 साल में हमारी जीडीपी की ग्रोथ ना के बराबर हुई है। तो इसका हिसाब शायद मार्केट आगे जाके कभी ना कभी ले लेगी। अब अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और आज मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो इंडिया में चल रही है करीब 1 के आसपास। मतलब ना मार्केट बहुत सस्ती है ना महंगी है, और हम ये नहीं बता सकते कि पहले मार्केट महंगी होगी या पहले सस्ती होगी, पर अगर सस्ती हुई तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने मार्च 2020 में किया था। पर अगर मैं आपकी जगह होता तो आज निफ्टी इंडेक्स फंड में एसआईपी करना स्टार्ट कर देता, और मार्केट कैप बाय जीडीपी अगर 0.5 0.7 के आसपास आती तो मैं एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर देता, जिससे शायद आपका रिटर्न मार्केट के रिटर्न से भी ज्यादा हो सकता है। तो याद रखिए मेरे हिसाब से टीवी पे स्टॉक मार्केट की न्यूज और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के व्यूज देखना बंद करें और या तो वॉरेन बफेट को पढ़ें, और अगर ना समझ आए तो निफ्टी इंडेक्स फंड में एसआईपी करना स्टार्ट करें।